एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के दूसरे चैप्टर के साथ, क्लास 11th के, जो कि कौन सा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक्सक्रीशन से या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से क्या समझते हैं। आई एम श्योर कि आपने 10th क्लास तक ये चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक्सक्रीशन से जो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से जो है क्या समझते हैं। देखो, ज़्यादातर बच्चों के माइंड में जो है ये कंफ्यूजन रहती है कि जो एक्सक्रीशन है वो किसके इक्वल रख देते हैं, रिमूवल ऑफ फीकल मैटर या रिमूवल ऑफ फीसिस के इक्वल रख देते हैं। कि मतलब एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ फीकल मैटर या जो रिमूवल ऑफ फीसिस जो होता है उससे हम रख देते हैं कि वो क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। नहीं, वो क्या होता है अपना इजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है रिलेटेड होता है। ठीक है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, या डाइजेशन वाला जो चैप्टर होता है उससे ये प्रोसेस जो है रिलेटेड होता है, जो इजेशन यानी कि जो रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, रिमूवल ऑफ फीसिस जो होता है। ठीक है, लेकिन जो एक्सक्रीशन है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सेसिव नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है अगर वो रिमूव ना हो तो। ठीक है, इसलिए उसका रिमूवल ही, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या होगा, इट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। अब मैंने जो है इसकी डेफिनेशन जो है लिख दी है, अब आप इसे रीड कर सकते हैं। वैसे ये वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। देखो क्या है, इट इज द रिमूवल, एक्सक्रीशन क्या है, इट इज द रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या होता है, ये रिमूवल होता है या एलिमिनेशन होता है। रिमूवल या एलिमिनेशन एक ही मतलब हो गया, मतलब कि किसी चीज़ को रिमूव करना है या किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, मतलब कि हटाना। किसको हटाना है हमें, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को। नाइट्रोजनस मतलब कि जिसके ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, या नाइट्रोजन जो है ग्रुप या नाइट्रोजन एलिमेंट जो है प्रेजेंट हो। जैसे कि नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से हो सकता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है और यूरिक एसिड। ये तीन मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिन्हें हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, सॉरी। अब हम देखते हैं कि इन तीन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इनकी एलिमिनेशन जो है किस टाइप से होती है, और कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है अमोनिया को लिबरेट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उनके एग्जांपल्स हम देखेंगे। ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और यूरिक एसिड को कौन लिबरेट करता है एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, उनके एग्जांपल्स हम देखेंगे। और उन एनिमल्स या उन ऑर्गेनिजम्स को है हम क्या बोलते हैं, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर या नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे, किस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है कोई ऑर्गेनिज्म लिबरेट कर रहा है, सॉरी एक्सक्रीट कर रहा है, उसके बेसिस पे ना तीन टाइप के एक्सक्रीशन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है अपना अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म में क्या होता है, अमोनोटेलिज्म तो वो प्रोसेस हो गया जिसमें हम अमोनिया को लिबरेट करते हैं। अमोनो से आप हिंट ले सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि अमोनिया का जो है क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, अमोनिया इज एलिमिनेटेड और इट इज बीइंग एक्सक्रीटेड आउट। तो इसलिए जो है हमने क्या नाम दिया, अमोनो या अमोनोटेलिज्म नाम दिया। तो जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, किसका, अमोनिया का, उसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि इस प्रोसेस के थ्रू, अमोनोटेलिज्म के थ्रू अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, NH3 यानी कि अमोनिया इज एक्सक्रीटेड आउट, जो कि क्या होगा अपना चीफ, क्या होगा हमारा चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा या चीफ एक्सक्रीटरी मैटर होगा। ठीक है, जो अमोनोटेलिक होता है जो कि क्या होगा हमारा चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या चीफ एक्सक्रीटरी मैटर होगा। ठीक है, क्या होगा, अमोनिया होगा। अब ये जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसकी एक्सक्रीशन के लिए या इसकी एलिमिनेशन के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज देयर, इट इज मोस्ट टॉक्सिक, तो रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। तो अब आप आइडिया लगाओ कि मतलब हमें जो अमोनिया को जो है क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। और हाँ, ये जो है गैसियस मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये ना गैस की फॉर्म में लिबरेट होता है। ठीक है, ये क्या है, गैसियस
क्या है, गैशियस मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, क्या है, गैशियस मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब जो एनिमल्स होंगे जो कि इसको एक्सक्रीट आउट करेंगे, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल्स या अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। इस प्रोसेस को, इस लिबरेशन ऑफ अमोनिया के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिज्म बोलेंगे। अब इतने ज़्यादा पानी की जो है क्या है, रिक्वायरमेंट है, तो सबसे ज़्यादा पानी जो है कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन से एनिमल्स के पास रहेगा, वही एनिमल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हो, जो कि कौन रहेंगे, अपने एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, फिशेज हो सकती हैं, उन्हीं मतलब वही जो, ये तो कॉमन सेंस है कि जो फिशेज होंगी वो कहाँ रहेंगी, पानी में ही रहेंगी, मतलब उनका एनवायरनमेंट क्या है, एक्वेटिक ही है, वो लैंड पे तो नहीं रह सकती है ना, तो मतलब उनके पास सबसे ज़्यादा किस चीज़ की, मतलब उनके पास जो हम बोल सकते हैं प्रेजेंस है, वाटर की प्रेजेंस है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनोटेलिक होते हैं, तो एग्जाम्पल होगा बोनीफिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट, स्पॉन्जेस और अमीबा। स्पॉन्जेस जो है हमारे फाइलम पॉलीफेरा के अंदर आते हैं। ये जो है आपने कभी जो है मूवीज वगैरह में देखा हो, या डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लेनेट में आपने कभी देखा हो कि जो मरीन वो दिखाते हैं ना अंदर, मतलब मरीन सारा एनवायरनमेंट दिखाते हैं कि अंदर से कैसा जो है समुद्र अंदर से कैसा दिखता है। तो आपने कभी देखा हो कि ऐसे स्पॉन्ज की तरह जो है वो स्ट्रक्चर जो है लगे होते हैं, मतलब बिल्कुल जो ग्राउंड होता है उसका, जो सी का जो या ओशन का जो पूरा जो ग्राउंड लेवल होता है, वहाँ पे जो ऐसे स्ट्रक्चर से लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे प्लांट्स हो गई है ना, वो क्या होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है, उसको आप प्रेस करोगे ना तो आपको वो ना, मतलब पॉलीफेरा, उसको फाइलम पॉलीफेरा के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि पॉलीफेरा मतलब पोर्स, उसके सरफेस पे ना बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है, ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वाटर उनके अंदर जाता है या फूड उसके अंदर जाता है, उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट के अंदर, सॉरी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, फूड जाता है, वाटर जाता है, और यहाँ से जो है वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो भी, यानी कि अमोनिया को जो है वो भी एक्सक्रीट आउट करता है एज अ गैशियस फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि अमोनिया क्या है, गैशियस नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अपनी बोनीफिशेस हो जाएंगी। ठीक है, बोनीफिशेस के अंदर कौन सी है, जैसे लेबियोरोइदा हो गया, ठीक है, और कैटला फिश हो गया, और जैसे एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो जाएंगे अपने, जैसे हिप्पोकैम्पस वगैरह हो गया। ठीक है, नहीं हिप्पोकैम्पस नहीं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल होंगे स्पॉन्जेस, जहाँ पे मैंने आपको बताया फाइलम पॉलीफेरा के अंदर आएगा, और अमीबा हो गया। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। अमीबा तो मतलब 5th क्लास से जो है बच्चे इससे जो है नॉन डायरेक्ट, मतलब इससे जो है फैमिलियर हो जाते हैं। तो हमने मोनोटेलिज्म कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का जो है एक्सक्रीशन कौन सा होता है, जो कि अपना क्या होगा, यूरियोटेलिज्म, और फिर उसके बाद होगा लास्ट अपना यूरिकोटेलिज्म। देखो अमोनोटेलिज्म जो है हमने पढ़ लिया, तो एक्सक्रीशन जो है वो 3 टाइप से होगा, अमोनोटेलिज्म यानी कि अमोनोटेलिक, फिर यूरियोटेलिज्म यानी कि यूरियोटेलिक, और यूरिकोटेलिज्म जिसमें यूरिकोटेलिक एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो जो इनको ऑर्डर रहता है ना, वो देखो क्या रहता है। सबसे पहले जो है अमोनिया, यानी कि अमोनिया निकलता है, जो कि सबसे टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। फिर उसके बाद आता है यूरिया, और फिर उसके बाद आता है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड होएगा ना वो लीस्ट टॉक्सिक होएगा, जो यूरिक एसिड होएगा वो क्या होगा, लीस्ट टॉक्सिक होएगा, और उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होएगी। मतलब जो ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक होएगा, ठीक है, यूरिक एसिड को एज अ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट करेगा, उसको सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होएगी, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, जितनी की यूरियोटेलिक को या अमोनोटेलिक को जो है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उतनी यूरिकोटेलिक को जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, और वो लीस्ट टॉक्सिक होएगा। यूरिया की बात करें तो वो अमोनिया से तो लेस टॉक्सिक होएगा, लेकिन यूरिक एसिड से जो है ज़्यादा टॉक्सिक होएगा। तो अब हम बात करते हैं यूरियोटेलिज्म की, या यूरियोटेलिक एनिमल्स। देखो अब हम पढ़ते हैं यूरियोटेलिज्म के बारे में। ठीक है, यूरियोटेलिज्म में क्या होगा, यूरियोटेलिज्म तो वो प्रोसेस होगा जिसमें हम यूरिया, ठीक है, यूरियो मतलब कि यूरिया को एज अ एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह जो है हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिज्म बोलेंगे। और वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स जो कि यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, उन एनिमल्स को या उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक
बोलेंगे, ठीक है। यूरियोडेलिक एनिमल्स या यूरियोडेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। तो इसमें चीफ एक्सक्रीटरी मैटर क्या होगा, अपना यूरिया होगा। जो यूरिया होता है ना वो सॉरी, जो यूरिया होता है वो लेस टॉक्सिक होता है किससे, अमोनिया से। अमोनिया से क्या होगा, लेस टॉक्सिक होगा। तो इसको जो है लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है इसके रिमूवल के लिए, ठीक है। अमोनिया जो था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, तो उसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी उसको रिमूव करवाने के लिए और उसके रिमूवल के लिए। लेकिन जो यूरिया है वो क्या है, अपना थोड़ा सा लेस टॉक्सिक है, ठीक है। यह अमोनिया से जो है क्या है, लेस टॉक्सिक है। तो इसको जो है हमें इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। लेस अमाउंट ऑफ वाटर के साथ जो है काम हमारा चल जाता है, हम यूरिया को जो है एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। अब यूरिया जो है वो मतलब यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट नहीं होता, यूरिया जो है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल और द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया और एनिमल्स एक्सक्रीट आउट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन की फॉर्म में जो है एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं और जो एनिमल्स है वो यूरिया को थोड़े टाइम तक अपने बॉडी में जो है स्टोर भी कर सकते हैं। और जब यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है तब यूरिया का जो है क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन या रिमूवल या एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं या ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूरिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है रिलीज आउट एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपना कौन से आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, ठीक है, जो कि किसके क्लास में आते हैं, मैमल्स की क्लास में आते हैं। फिर आते हैं अपनी कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस कौन सी होती है, ऐसी फिशेस जिनका एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है, पूरा का पूरा कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। ये आप ये लगा लो, इनमें जो है बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये किससे बनी होंगी, कार्टिलेज से बनी होंगी। कार्टिलेजिनस फिशेस जो है तो किससे बनी होंगी, कार्टिलेज से बनी होंगी, इनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेस में जो है अपना कौन सा एग्जांपल आ जाता है, कार्केराडोन आ जाता है, जो कि अपनी क्या है, ग्रेट वाइट शार्क है। क्या आ जाता है, कार्केराडोन, ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है। और क्या आ जाता है, टॉर्पिडो आ जाता है, ट्राइगोन आ जाता है। ये जो है अपनी क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। और फ्रॉग भी जो है वो भी क्या है, अपना एक यूरियोटेलिक जो है क्या है, एनिमल है। अब हम बात करते हैं यूरिकोटेलिक की। यूरिकोटेलिज्म या यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म या यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब हम बात करते हैं यूरिकोटेलिज्म की, ठीक है। यूरिकोटेलिज्म क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा जिसकी हेल्प से या जिसमें हम जो है यूरिक एसिड को, जो कि क्या है हमारा चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, चीफ एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं यूरिकोटेलिज्म। और वो एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड को एज नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनको उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स या यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो यूरिक एसिड होता है ना, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक होता है, मतलब लीस्ट टॉक्सिक होगा। इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक था, फिर यूरिया जो था उससे थोड़ा लेस टॉक्सिक हुआ। अब जो यूरिक एसिड होता है ना वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसको जो है लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसके एक्सक्रीशन के लिए। अगर हमें फिर तो जो यूरिक एसिड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक हो जाएगा लीस्ट टॉक्सिक हो जाएगा, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी इसकी एक्सक्रीशन के लिए। तो जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स जो है जो कि इसको एक्सक्रीट आउट करेंगे, तो वो इसको यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे, ना ही इसको एज अमोनिया जो कि गैशियस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, ना ही गैशियस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेंगे, ना ही यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेंगे। ये इसको एक्सक्रीट आउट करेंगे एज अ पेस्ट, मतलब कि सेमी सॉलिड टाइप का जो पेस्ट होगा, या उसको हम सेमी सॉलिड वेस्ट भी बोल सकते हैं, उस फॉर्म में जो है एक्सक्रीट आउट करेंगे। इसके अपने एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे लिजार्ड हो गया, ठीक है, स्नेक रेप्टाइल्स में आता है, और बर्ड्स हो गया, ठीक है। आपने कभी देखा हो जैसे बर्ड्स होती है, इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं ना। वो जो अपने को दिखता है, ठीक है, जो वो बीट होता है, जो वाइट या ग्रीनिश से कलर का होता है, वो क्या होता है, इसका मतलब जो वो जो वेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि आपने कभी देखा हो जो बर्ड्स होते हैं या जो स्नेक या लिजार्ड होते हैं, ये जो है इनको पानी ज़्यादा नहीं मिल पाता है ना, जैसे कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जितना पानी उनको मिल पाता है, क्या इतना पानी उनको मिल पाता है, नहीं मिल पाता। तो इन लोगों को जो है
सॉरी इनको जो है इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं हो पाती। तो ये जो है अपने नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को सेमी सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में जो है एक्सक्रीट आउट करेंगे, ठीक है। वाटर की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो वाटर नहीं होगा तो जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा वो भी कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, या सॉलिड नहीं तो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। मतलब कि जो एक्सक्रीटरी मैटर है, ये जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, वो 3 टाइप का होता है, वो हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं जो अपना ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, जो कि किससे बना होता है, किडनीज से बना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, जिसपे जो है रेगुलरली नीट के अंदर या वेरियस एग्जाम्स जो होते हैं, स्कूल एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। मतलब जो अलग अलग फाइलम होते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम में जब हम आगे बढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर ना फाइलम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फाइलम में अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उनको जो है अलग अलग फाइलम के अंदर या अलग अलग डिविजन्स के अंदर जो है पुट इन कर देते हैं। अब देखो जैसे फाइलम पॉलीफेरा है, ठीक है, ये क्या है, फाइलम होगा। फाइलम पॉलीफेरा है जिसके अंदर क्या आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है क्या प्रेजेंट हो, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हो, ठीक है, स्पॉन्ज की तरह जो है इनका क्या हो, नेचर हो। तो फाइलम पॉलीफेरा के अंदर जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होता है, मतलब जो फाइलम पॉलीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को या एक्सक्रीशन जो है वो कैसे करते हैं, तो वो अपने सेल सरफेस के थ्रू जो एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। सेल सरफेस मतलब कि जो उनका जो आउटर सरफेस जो होता है उनकी बॉडी का, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स का जो आउटर सरफेस होता है वहीं से जो है वो क्या कर लेते हैं, एक्सक्रीशन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पे जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब फाइलम नाइडेरिया जो है इसमें भी सेल सरफेस होता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस ऐसा फाइलम है जिसके अंदर फ्लैट वॉर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेटी मतलब प्लेटी से आप आइडिया लगा सकते हो या हिंट ले सकते हो कि फ्लैट है ना, हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वॉर्म। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है अपना लिवर फ्लूक आता है, ठीक है। तो ये जो है किससे एक्सक्रीशन करते हैं, सोलेनोसाइट से, प्रोटोनेफ्रीडिया से या फ्लेम सेल से जो है अपना क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये हो जाएंगे, सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल हो जाएंगे। निमेटोडा जो है, फाइलम निमेटोडा, ये जो है रेनिक सेल से अपना क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। फाइलम एनालिडा जो है जिसके अंदर अपने क्या आते हैं, अर्थवॉर्म्स आते हैं, ठीक है, वो अपना एक्सक्रीशन जो है किससे करते हैं, नेफ्रीडिया से करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है तो मतलब सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है जिसमें इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट्स का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के जो है इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस, हनी बीज, मतलब बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या रहता है, मेलफिजियन टिब्यूल रहता है और क्या रहता है, ग्रीन ग्लैंड रहता है। तो ये जो है ना टेबल आपको याद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बताओ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन से जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। तीनों मतलब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, फ्लेम सेल भी आ सकता है, प्रोटोनेफ्रीडिया भी आ सकता है, सोलेनोसाइट भी आ सकता है। तो आपको केयरफुली आंसर करना होगा। अब आर्थ्रोपोडा के बाद जो है अपने मतलब 6 तो हो गया, अब अपने 2-3 और रहेंगे, 8 तक और करेंगे हम, 8 तक, ठीक है। फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जो मतलब इस चैप्टर का मेन पोर्शन मतलब जिसके बारे में उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 2-3 और रहेंगे, उसके बारे में हम और स्टडी करेंगे। बढ़ते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसको ना आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जो है क्वेश्चन आ जाता है और मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें मतलब ये इस वाले ऑप्शन पे तो वो ध्यान ही नहीं देंगे कि जिसमें ये लिखा हो कि कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन आंसर क्या रहेगा, क्या इसमें अपना कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है प्रेजेंट नहीं होता है, स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में अपने कौन सी आती है, स्टार फिशेज आती है,
ठीक है। फिर आता है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपना क्या रहता है, किडनी रहता है। ठीक है, अब हम स्टडी, ये अब अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टडी करेंगे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम स्टडी करेंगे किडनीज में, किडनीज का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रो मतलब किडनी के अंदर जो है ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू जो है एक्सक्रीशन, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, और मतलब जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को हमें जो है एब्जॉर्ब करना है बॉडी में, मतलब जिन ऐसी ऐसी कौन सी मतलब जो है चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि किडनी से होके जाएंगी। ठीक है, और उससे किडनीज जो है हमारी क्या कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब ब्लड के अंदर वापस उसको जो है डाल देंगे, क्योंकि उससे जो है हमें जितना एक्सक्रीट आउट उससे करना है उतना हम करवा देंगे, बाकी जितना उसका पार्ट जो है हमें रीअब्जॉर्ब करना है उतना जो है हम कर लेंगे। तो मतलब अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से जो है मैं हर एक चीज़ को जो है एक्सप्लेन करूंगी। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस का, हमने अभी लोअर ऑर्गेनिजम्स की या लोअर एनिमल्स की तो बात कर ली कि उनमें जो है एक्सक्रीशन कैसे होती है, कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो किससे बना होता है। तो ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम ना एक पेयर ऑफ किडनीज से बना होता है। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम एक पेयर ऑफ किडनीज से बना होता है। ये क्या दिख रही है आपको, एक पेयर ऑफ किडनीज दिख रही है। एक पेयर मतलब कि दो किडनीज जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो किडनीज होती है ना, ये सबसे मेजर पार्ट फॉर्म करती है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो किडनीज है वो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल रीजन वो रीजन होता है जो कि आपकी चेस्ट होगी। ठीक है, और जो आपके पेल्विक रीजन हो गया, इसके बीच का जो पोर्शन होता है मतलब जो आपकी चेस्ट है और जो आपका पेल्विक रीजन है, ठीक है, पेल्विस जो है उसके बीच में जो प्रेजेंट होगा वो हमारी क्या होगी, एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल रीजन होगा। वहाँ पे जो है एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वहाँ पे हमारी किडनीज जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके साइड में प्रेजेंट होती है। मतलब जैसे आपने जो बोन्स वाला चैप्टर है क्लास 11th में, अगर वो आपने कभी पढ़ा हो, स्कूल में कभी पढ़ाया हो या आपने ऐसे ही अपने तरफ से रीड किया हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, जो हमारे मतलब डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है हमारे पीछे, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो वो होता है, जो मतलब बिल्कुल एंड हो जाता है ना जब वर्टिब्रल कॉलम, तो उसके एंड पे जो है बिल्कुल साइड में हमारी किडनीज जो है प्रेजेंट होती है। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके लेटरल साइड्स पे हमारी किडनीज जो है वो प्रेजेंट होती है। लेटरल मतलब कि बिल्कुल साइड में। ठीक है, बिल्कुल साइड में जो है हमारी किडनीज प्रेजेंट होती है। आप इमेजिन करके देखो तो आपको जो है पता लग जाएगा कि जो है किडनीज की पोजीशन कैसे होती है। जैसे कि मान लो कि मैं आपको अगर ड्रॉ करके बताऊं तो आप अज्यूम करो, ठीक है, एक बार अज्यूम करके चलो कि ये जो है हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, जो हमारी बैकबोन, जिसको हम कॉमनली बैकबोन बोलते हैं, वो हमारे ये क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल कॉलम की लेटरल साइड्स पे जो है किडनीज प्रेजेंट होती है। तो लेटरल साइड कौन सी होगी, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, तो इसकी लेटरल साइड होगी जस्ट बिल्कुल इसके साइड में। ठीक है, तो जैसे ये जैसे वर्टिब्रल कॉलम है तो इसकी लेटरल साइड ये होगी, तो यहाँ पे जो है हमारी क्या प्रेजेंट होती है, वन पेयर ऑफ किडनीज जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो किडनीज हैं या जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस किस से मिलके बना है। सबसे पहले किडनीज तो हो गया। ठीक है, फिर क्या आता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर आता है। ठीक है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि किससे निकलते हैं, हमारी किडनीज में से निकलते हैं। ठीक है, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है जिससे मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है, वो होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और फिर होता है हमारा यूरेथ्रा। तो अभी मैं आपको हर एक पार्ट को जो है एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से आप सुनना और अपने नोट्स भी साथ साथ जो है प्रिपेयर करना। देखो, जो किडनीज होती है वो तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो ये जो है बीन सीड शेप की होती है। बीन सीड शेप मतलब कि जो आपने कभी राजमा का जो है कभी सीड देखा हो, ठीक है, तो जैसा वो दिखता है ना सेम वैसी जो है हमारी किडनी दिखती है। कलर भी जो है लगभग उसका वैसा ही होता है जो किडनीज का होता है, रेडिश ब्राउन कलर की किडनीज होती है। ठीक है, उसका शेप कैसा होता है, बीन सीड जैसा होता है, यानी कि राजमा के शेप जैसा जो है हमारी किडनीज की भी वैसी ही शेप होती है। ठीक है, अब किडनीज में ना किडनी का जो कनकेव फेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। कनकेव फेस मतलब कि जो ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला जहाँ से ये जो पेल्विस है, सॉरी, हाँ, यहाँ इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको नोट कर लेना कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं,
पेल्विस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। तो एक तो ये पेल्विस हो गया, एक हमारा पेल्विक रीजन होता है जो मैंने आपको अभी बताया, जहाँ पे हमारी हिप बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो पेल्विक रीजन होता है। ये एक पेल्विस इधर हो गया, ठीक है। तो कनकेव फेस जो होता है किडनी का, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हम देखते हैं कि जो किडनीज होती है वो किससे प्रोटेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लोकेशन तो बता दी किडनी की कि वो एग्जैक्टली हमारी बॉडी में जो है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ऑन द लेटरल साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे जो है हमारी किडनीज लोकेटेड होती हैं। लेकिन ये जो है किससे प्रोटेक्टेड होती है, मतलब इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, इनको जो है फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट करती है। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी रिब्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती है जो हमारी 11th और 12th पेयर वाली जो रिब्स होती है ना, जो लास्ट 2 पेयर जो होते हैं जो रिब्स के, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। वो जो है किडनीज को जो है प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। इसको मतलब कोई भी इंजरी से जो है किडनीज को वो प्रोटेक्ट करेंगी। अब हमारा किडनी वाला, हाँ, अब एक पॉइंट और है कि जो किडनीज जो है, देखो ये किससे सराउंडेड होती हैं, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। ये जो है आउटर कवरिंग फॉर्म करती है किसकी, किडनीज की, मतलब किडनी को जो है आउटर कवर ये प्रोवाइड करती है रीनल कैप्सूल, या हम ये बोल सकते हैं कि रीनल कैप्सूल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द किडनीज। अब हमारा किडनीज जो है, मैंने आपको किडनी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। अब देखो जो राइट किडनी होती है, ये हमारी कौन सी किडनी है, राइट किडनी है, ठीक है। और ये हमारी कौन सी किडनी है, लेफ्ट किडनी है। तो जो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई है, और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है। तो जो राइट किडनी है वो नीचे की तरफ क्यों झुकी होती है, क्योंकि उसके ऊपर ना लिवर प्रेजेंट होता है। जस्ट राइट किडनी के ऊपर जो है हमारे क्या प्रेजेंट होगा, लिवर प्रेजेंट होगा। तो लिवर प्रेजेंट है तो वो अपना कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगाएगा किडनी के सरफेस के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है बेंड हो जाएगी, या थोड़ी नीचे की तरफ झुक जाएगी। इसकी वजह से जो है क्या होगा, जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे की तरफ झुकी होगी, और जो लेफ्ट किडनी है उसकी पोजीशन वही रहेगी जो थी पहले से, तो वो हमको जो है ऊपर दिखेगी। इसलिए जो है राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड होती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, अपना हाइलम है। अब हम देखते हैं यूरेटर के बाद। अब देखो जो यूरेटर होता है वो क्या होता है, ये हमारी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जो कि किडनीज में से निकल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि हर एक किडनी से जो है, जो कि हमारी 2 किडनीज प्रेजेंट होती है, उनमें से एक एक यूरेटर जो है वो निकलती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हर एक किडनी में से निकलता है। और जो यूरेटर है वो फिर किस में ओपन हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो जाता है। किस में ओपन हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब जो यूरेटर है वो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो यूरिन की ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। कहाँ से, किडनीज से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक। मतलब इसका मेन काम क्या है कि वो किडनीज से जो है यूरिन को कलेक्ट करेगा, ठीक है, और उसको जो है फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है क्या कर देगा, पोर कर देगा। इसका फंक्शन जो है यही होता है। और ये क्या कर सकता है, जैसे यूरिन को जो है ये स्टोर भी कर सकता है, ठीक है, थोड़े टाइम तक के लिए। यूरेटर का जो मतलब इनर वॉल होती है वो किससे बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। मतलब जो इसकी वॉल्स होती है वो कैसी होती है, इलास्टिक होती हैं, ठीक है, इलास्टिक वॉल्स प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो है ये यूरिन को थोड़े टाइम तक स्टोर भी कर सकता है, जिसकी वजह से, ठीक है। और फिर ये यूरिन को किस में लास्टली पोर कर देगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है यूरिन को पोर कर देगा। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। अब देखो अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स का ये बना होता है। ये एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा होता है, मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि यूरिन को स्टोर करता है। जो यूरेटर कहाँ से लेके आ रहे हैं, किडनीज में से, किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरेटर ने यूरिन को पोर कर दिया, उसको अब यूरिनरी ब्लैडर जो है स्टोर करके रखेगा थोड़े टाइम तक के लिए, ठीक है, स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि यूरिन को जो है स्टोर करता है। अब जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें यूरिनरी ब्लैडर जो है एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि देखो बर्ड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, या उनका जो है मतलब उनका जो है मेन वर्क क्या होता है कि उनको जो है फ्लाई करते रहना है, ठीक है। वो फ्लाई करेंगे। जो बर्ड्स का मतलब अगर हम ऐसे नॉर्मली भी अगर ऐसे पूछे किसी से कि बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, तो बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना। तो अगर
उनमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा ना, तो उनका बॉडी वेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उनके बॉडी का वेट जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो उन्हें फ्लाई करने में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो इसलिए जो है उनमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। किनमें? बर्ड्स में। यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट इन बर्ड्स, लेकिन ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उनकी बॉडी जो है लाइट रहती है, इसलिए जो है वो इजिली फ्लाई कर पाते हैं जो बर्ड्स होते हैं, क्योंकि उनमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर ना 300 to 400 ml ऑफ यूरिन को जो है स्टोर करता है। कितना ml ऑफ यूरिन को स्टोर करता है? 300 to 400 ml ऑफ यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर जो है स्टोर करके रखता है, ठीक है, जब तक उसे जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं कर देता यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूरेथ्रा की। देखो यूरेथ्रा जो है वो क्या होता है, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के बाद में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये यूरिन को एक्सक्रीट आउट कराने में मदद करता है, मतलब यूरिन को जो है हमारी बॉडी में से बाहर निकालने में, एक्सक्रीट आउट करने में जो है मदद करता है। अब देखो यहाँ पे आपको दो मसल्स दिख रही होंगी, एक तो है इंटरनल स्फिंक्टर मसल, एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। जो दोनों स्फिंक्टर मसल होती है ना, इंटरनल स्फिंक्टर मसल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, ये न्यूबॉर्न बेबीज में जो है कैसी होती है, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स होती है। कैसी होती है? इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स। क्योंकि देखो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, क्या वो न्यूबॉर्न बेबीज में क्या होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स जो होती हैं कैसी होती है, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स होती है। इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स मतलब कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, अगर उनको यूरिनेशन करना है, ठीक है, या उनको एक्सक्रीट आउट करना है यूरिन, तो वो इस चीज को जो है अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो है वो चीज अपने आप होगी, क्योंकि ये मसल्स जो है कैसी होंगी दोनों उस टाइम पर, इनवॉलंटरी होगी, ठीक है, उसके विल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, वो अपने आप वर्क करेंगी, ठीक है। लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, तो इंटरनल स्फिंक्टर मसल जो है वो कैसी रहती है, इनवॉलंटरी रहती है। लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल जो है, जो ये वाली मसल है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, ये कैसी हो जाती है, तब वॉलंटरी हो जाती है, मतलब आप इसको अपनी विल के अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो देखो जैसे क्या होता है, देखो क्या होगा, जैसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल जो है जब वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल जो है, नहीं, अगर वो क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, तो जो है यूरिन पास आउट होगा, यूरिनेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो आप अपने विल के अकॉर्डिंग जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, यूरिनेशन को रोक रहे हो। तो जब आप रिलैक्स कर जाओगे, सॉरी, जब आपकी एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल जो है वो क्या कर जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी, तो यूरिनेशन हो जाएगी। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, ठीक है, तो यूरिनेशन जो है होल्ड पे रहेगी, ठीक है, आप यूरिनेट नहीं कर पाओगे, और जैसे ही ये रिलैक्स होगी तब यूरिनेशन जो है हो जाएगी। लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज के केसेस में क्या होता है, ये दोनों स्फिंक्टर मसल जो है वो कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है, मतलब वो उसके विल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए यूरिनेशन जो है अपने आप होता है, ठीक है। ये टॉपिक अपना होगा। हाँ, एक पॉइंट और बताना था कि जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है मेल के अंदर कितनी होती है, 11 to 13 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, मेल के अंदर। इन द केस ऑफ मेल, अगर हम मेल की बात करें, तो यूरेथ्रा की लेंथ जो है वो कितनी रहती है, 11 to 13 सेंटीमीटर रहती है। और फीमेल की बात करें तो 4 to 6 सेंटीमीटर, तो कितनी रहती है, 4 to 6 सेंटीमीटर रहते हैं। क्योंकि मेल में ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो पेनिस होता है, ठीक है, वहाँ तक यूरेथ्रा जो है एक्सटेंड करता है, ठीक है, वहाँ तक जो है यूरेथ्रा एक्सटेंड करता है, क्योंकि उसमें यूरिनोजेनाइटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको, और यूरिनरी सिस्टम को जो है हम अलग अलग नहीं पढ़ते, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसको हम इकट्ठा पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए उसको हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोलते हैं, मतलब यूरिनरी और जेनाइटल सिस्टम का कॉम्बिनेशन यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है। तो उसमें जो उसका जो पेनिस होता है मेल में, उसमें जो यूरेथ्रा है वो पेनिस तक एक्सटेंड करता है, इसलिए उसकी लेंथ जो है थोड़ी लार्ज हो जाती है। कितनी हो जाती है, 11 to 13 सेंटीमीटर। और फीमेल में जो है वो कितनी रहती है लेंथ यूरेथ्रा की, 4 to 6 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। अब जो है मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो है दे दिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का। अब हम बात करते हैं किडनीज की एनाटॉमी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, एनाटॉमी ऑफ किडनीज की। देखो एक पॉइंट और देख लो, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लड वेसल है इसको हमने क्या नेम दे रखा है, रीनल आर्टरी। और ये वाली जो ब्लड वेसल है ये कौन सी है, अपनी रीनल वेन। जो रीनल आर्टरी है वो, जो रीनल वेन है वो तो ब्लड को लेके आएगी, ठीक है, वो मतलब जो रीनल वेन है
तो ये दो ब्लड वेसल्स जो है इनका क्या नाम है, ये है अपनी रीनल आर्टरी और ये कौन सी है, रीनल वेन। तो जो रीनल आर्टरी है ना वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है किडनीज में लेके आएगी। ठीक है, आर्टरी का क्या काम होता है कि वो हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जो है आर्टरी पहुंचाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो रीनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है किडनीज तक लेके आएगी। लेकिन वो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड तो होगा लेकिन कैसा होगा, इम्प्योर होगा। ठीक है, उसमें जो वो ब्लड जो है वो प्योर नहीं होगा, वो ब्लड कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। ठीक है, तो रीनल आर्टरी लेके आई। ठीक है, कैसा ब्लड लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकिन इम्प्योरिटी वाला ब्लड, जिसमें बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है प्रेजेंट है उस ब्लड के अंदर, जिसे हमें क्या करना है, किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, अब जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन होगी किडनीज में, पूरा जो है यूरिन वगैरह की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन होगी उस ब्लड की। ठीक है, अब वो फिल्टर्ड ब्लड जो है कौन लेके जाएगी, रीनल वेन लेके जाएगी। ठीक है, रीनल वेन कैसा ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, लेकिन फिल्टर्ड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड जो है वो लेके जाएगी। कहाँ तक, हार्ट तक लेके जाएगी, और उसको किस में पोर कर देगी, फिर राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में पोर कर देगी। ठीक है, तो रीनल वेन कैसा ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड बट प्योर। ठीक है, फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, उस ब्लड में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, वो ब्लड कैसा होगा, प्योर होगा। ठीक है, मतलब वो फिल्टर्ड हो चुका है किडनीज के थ्रू वो ब्लड। ठीक है, तो रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड बट प्योर या फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड लेके जाएगी, और उसको किस में पोर कर देगी, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में पोर कर देगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ किडनीज, या ह्यूमन किडनी जो है उसकी एनाटॉमी कैसी होती है वो स्टडी। तो देखो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एनाटॉमी ऑफ किडनी के बारे में, मतलब जो किडनी है वो अपनी अंदर से कैसे दिखती है। ठीक है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, किडनी जो होती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है, ये क्या है, हमारी ह्यूमन किडनी है। ठीक है, जो शीप होती है ना, शीप, उसकी किडनी भी कुछ ह्यूमन जैसी ही होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता, वो वैसी ही दिखती है। तो आप इसको लगा लो कि ये क्या है, ह्यूमन किडनी है। ठीक है, ये अज्यूम करो, अज्यूम क्या मतलब ऐसी ही होती है किडनी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ह्यूमन किडनी है। तो जो किडनी होती है ना वो दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। कौन सा, सबसे पहला होता है आउटर रीनल कॉर्टेक्स, और इनर वाली जो होती है लेयर वो हमारी कौन सी होती है, रीनल मेडुला। तो आउटर होता है अपना रीनल कॉर्टेक्स और इनर होती है रीनल मेडुला। जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का जो होता है वो हमारा आउटर पोर्शन होता है, जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो रीनल मेडुला है जो कि इनर पोर्शन है वो कैसा होगा, लाइट पिंक कलर का होगा। कैसा होगा, लाइट पिंक कलर या लाइट रेड सा। ठीक है, लाइट रेडिश ब्राउन सा, ऐसे ही जो हमको रीनल मेडुला दिखता है। तो रीनल कॉर्टेक्स तो डार्क हो गया। ठीक है, रेडिश ब्राउन हो गया, डार्क। और जो रीनल मेड्यूल है वो लाइट पिंकिश कलर का होता है। देखो, जो रीनल कॉर्टेक्स है जो हमारी आउटर लेयर है, ठीक है, ये क्या करती है, ये ना रीनल मेडुला के अंदर एंटर कर जाती है। कैसे, रीनल मेडुला के अंदर ये एंटर कर जाती है और ये क्या फॉर्म करती है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, जैसे देखो रीनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन ना ऐसे ये रीनल मेडुला के अंदर एंटर कर जाएगा। और जैसे जैसे ये देखो, ये हमारा पोर्शन कौन सा, रीनल कॉर्टेक्स है। ये जैसे ही रीनल मेडुला के अंदर एंटर किया तो इसने जो है पिरामिडल स्ट्रक्चर्स बना दिए। जो आपको ये ट्राइंगल जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तो ये बन जाएंगे। जैसे ही रीनल कॉर्टेक्स जो है रीनल मेडुला के अंदर एंटर करेगा तो ये पिरामिडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है फॉर्म हो जाएंगे, किसके अंदर, रीनल मेडुला के अंदर। और इन पिरामिडल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड। ठीक है, अब ये जो रीनल पिरामिड या जो मेडुलरी पिरामिड है, यहाँ से जो है क्या निकलता है, माइनर कैलिक्स निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलता है, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स जो जैसे ये जो आपको हर एक रीनल जो हर एक मेडुलरी पिरामिड के बेस से आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, अपने माइनर कैलिक्स है। अब बहुत सारे माइनर कैलिक्स जो है यूनाइट करके क्या फॉर्म कर लेंगे, मेजर कैलिक्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, सारा यूरिन फॉर्म होके आएगा। ठीक है, जो ये मेडुलरी पिरामिड है इनमें से यूरिन फॉर्म होके आएगा। ठीक है, और वो कहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, माइनर कैलिक्स उसको कलेक्ट कर लेगा। फिर बहुत सारे माइनर कैलिक्स जो है वो क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, मेजर कैलिक्स फॉर्म करेंगे। फिर मेजर कैलिक्स जो है वो किस में ओपन होता है, हमारा रीनल पेल्विस में ओपन होता है। जैसे ये जो आपको ये थोड़ी थिक जो
ये वेसल दिख रही है, ये क्या है अपनी मेजर कैलिक्स है, ठीक है। और ये किस में ओपन होता हुआ दिख रहा है आपको, रीनल पेल्विस में ओपन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है अपना, रीनल पेल्विस है, यहाँ पे आके ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर रीनल पेल्विस के बाद मतलब पेल्विस के बाद फिर क्या आता है अपना यूरेटर आता है, ठीक है। मतलब जो पेल्विस होता है, जो पेल्विस होता है वो किस में कंटिन्यू कर जाता है अपना यूरेटर में कंटिन्यू कर जाता है, ठीक है। जो कि फिर जो यूरिन जो है वो सारा यूरेटर से जो है फिर वो किस में पास होगा, यूरिनरी ब्लैडर में पास होगा, वहाँ जाके वो स्टोर हो जाएगा। फिर उसका जो है यूरेथ्रा के थ्रू जो है क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो है जो पेल्विस टर्म है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, एक तो किडनी से रिलेटेड है और एक जो बोन होती है पेल्विक बोन होती है, ठीक है, जो पेल्विस जिसको हम बोलते हैं वो रिलेटेड है। तो पेल्विस इज रिलेटेड विद बोथ किडनी एंड पेल्विस बोन या पेल्विक बोन, ठीक है। तो हमने एनाटॉमी ऑफ किडनी जो है वो भी स्टडी कर ली है। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। मतलब ये जो है मतलब मेन जो है किडनीज के अंदर नेफ्रॉन ही होता है, ठीक है। बेसिकली जिसकी वजह से जो है सारी फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, यूरिन की फॉर्मेशन जो होती है, तो उसमें मेजर पार्ट या मेन रोल कौन प्ले करता है, नेफ्रॉन ही प्ले करता है, ठीक है। इसलिए जो है ये क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किडनी की, क्योंकि अगर नेफ्रॉन नहीं होगा तो यूरिन फॉर्मेशन जो है नहीं हो पाएगी, ठीक है। ब्लड जो है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा अगर नेफ्रॉन नहीं होगा तो। इसलिए नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसकी, किडनी की। हमारी जो दोनों किडनी है उसमें 1-1 मिलियन नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो राइट किडनी है और जो लेफ्ट किडनी है उसमें दोनों में 1 मिलियन और 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि 2 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो बोथ किडनीज में जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख नेफ्रॉन जो है वो हमारे हर एक किडनी में जो है प्रेजेंट होंगे। तो सोचो 10 लाख नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट है तो कितने मतलब फाइन तरीके से जो ब्लड है, आप सोच के देखो कितने फाइन तरीके से ब्लड की जो है फिल्ट्रेशन होती होगी, कितने मतलब ब्लड जो है कितना एक्सटेंसिवली फिल्टर होके आता होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। नेफ्रॉन जो है एग्जैक्टली कैसा दिखता है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन जो है कुछ इस टाइप का ही दिखता है, यही जो है क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, ठीक है। देखो आपको ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, क्योंकि जो साइंटिस्ट बोमेन थे उन्होंने इसकी जो है क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। इसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, बोमेन्स कैप्सूल, उन्होंने इसका जो है नाम रख दिया था। अब देखो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके अंदर जो आपको ये ब्लड कैपिलरीज का एक जाल सा या गुच्छा सा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है, बंच होता है ब्लड कैपिलरीज का। किसका बंच होता है, बंच होता है ये ब्लड कैपिलरीज का। और कितनी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, 20 to 50 ब्लड कैपिलरीज जो है इस बंच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल लिखा हुआ है। एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब ऐसी आर्टरी का पार्ट, ठीक है। आर्टरी जब सक्सेसिवली डिवाइड करती है तो क्या बनाती है, आर्ट्रियोल बनाती है, ठीक है। तो जब एफरेंट आर्टरी जो है सक्सेसिवली डिवाइड करी तो उसने क्या बनाया, एफरेंट आर्ट्रियोल बनाया, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ना ब्लड को लेके आया, ठीक है। और ये देखो आपको इसकी जो आपको विड्थ दिख रही होगी वो ज़्यादा दिख रही होगी, ठीक है। ये इसकी जो आपको जो इसकी मोटाई दिख रही होगी वो थोड़ी ज़्यादा, इसकी जो थिकनेस दिख रही होगी वो थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इसमें ब्लड प्रेशर होगा वो कैसा होगा, लो होगा। ब्लड जो है लो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा इस आर्टरी में। और ब्लड जो है यहाँ से जो ये इफरेंट आर्ट्रियोल आपको दिख रही है, कौन सी आर्ट्रियोल है, इफरेंट। ये जो आपको दिख रही होगी थिन दिख रही होगी, है ना। ये कैसी दिख रही है आपको, थिन दिख रही है। तो इसमें जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ब्लड को लेके आती है और इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को वापस लेके जाती है, ठीक है। अब देखो जो अपनी बोमेन्स कैप्सूल होगी, ठीक है, ये अपनी कप शेप स्ट्रक्चर होगी बोमेन्स कैप्सूल। इसके बाद क्या आता है, अब नहीं देखो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये आपको एक जो है कॉन्वुलेटेड टाइप का जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा कॉन्वुलेटेड का मतलब हो गया कि जो है थोड़ा सा ये
थोड़ा सा जो है कैसा दिख रहा होगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी के बाद क्या आता है अपना हेनले लूप आता है। हेनले लूप क्या होता है, ये एक यू शेप्ड की पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, यू शेप्ड पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेनले लूप बोलते हैं, ठीक है। इसका जो आपको ये वाला लिम्ब दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो है कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। ये लिम्ब जो है कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये वाला लिम्ब जो है कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये जो लिम्ब जो है नीचे जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये लिम्ब जो ऊपर जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो हेनले लूप हो गया। हेनले लूप के बाद आता है हमारा डीसीटी। डीसीटी जो है वो उसको, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब कि क्योंकि ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है ना, पोस्टीरियर रीजन में, मतलब पहले तो पीसीटी आया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, तो वो पहले प्रेजेंट होगी, फिर डीसीटी, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी के बाद डीसीटी आई है, इसका इसलिए इसका क्या नाम है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नाम है, ठीक है। अब डीसीटी के बाद क्या आता है अपना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आता है। इसको मैंने सीटी लिख दिया, मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट भी जो है इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे जो है हमारा यूरिन कलेक्ट हो जाता है पूरा, यहाँ से जो है ब्लड फिल्टर हो जाता है और यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर यहाँ यूरिन जो है अपना कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो आपको बोमेंस कैप्सूल दिख रही है, ठीक है, ये जो बोमेंस कैप्सूल दिख रही है, इसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये जो इसकी आउटर लेयर है, ये वाली, इधर इसको, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेराइटल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेराइटल लेयर। इसके जो इनर वाली लेयर है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, विसरल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। अब जो विसरल लेयर होती है ना, वहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो विसरल लेयर होती है किसकी, बोमेंस कैप्सूल की, वहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स। देखो पोडोसाइट सेल्स क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सेल्स जो है ये किस में हेल्प करते हैं, ये लिक्विड पार्ट जो है ना ब्लड का, उसको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। किसको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसको, मतलब जो ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो है यहाँ ऊपर रह जाएगा, इधर, ये जो ग्लोमेरुलस है ना, इधर रह जाएगा। जो मतलब जो जितना भी जो हैवी सब्सटेंसेस जो है, केमिकल हैवी सब्सटेंसेस जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जैसे प्रोटीन्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो सब ना इधर रह जाएगा। लेकिन जो भी लिक्विड पार्ट है ब्लड का, वो सारा नीचे फ्लो होके जो है इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो है क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो जो लिक्विड पार्ट होगा ब्लड का, जिसमें यूरिया प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, वो सभी के सभी यहाँ पे आ जाएगा। और जो प्रोटीन्स होएगा, ठीक है, वो सब जो मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ज़्यादा होगा, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जो मतलब वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, वो रेजिड्यू की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, वो यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर जो है वापस चल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा जो है मेन प्रोसेस चलेगा कि फिल्ट्रेशन का, कि कैसे जो ब्लड है वो फिल्टर होगा, ठीक है। जो भी सब्सटेंसेस को हमें रीअब्जॉर्ब करना है, वो हम मतलब वो ब्लड जो है वो सब ब्लड में से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और वापस से जो है वो ब्लड के अंदर चल जाएगा, जो भी हमें रीअब्जॉर्ब करना है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सोडियम Na पॉजिटिव हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। और जो एक्सेसिव होगा उससे जो है हम एज यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो अब हमें वो प्रोसेस जो है अब मेन वो पढ़ना है। तो अब मैंने आपको जो है थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है दे दिया सभी पार्ट्स की, लेकिन अब हम जो है स्ट्रक्चरली चलेंगे, मतलब मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में जो है अब एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, ताकि आप अपने नोट्स जो है वो वेल प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो देखो, जो नेफ्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब कि ऐसी ट्यूब्यूल जो यूरिन प्रिपेयर करती है, ठीक है, या यूरिन बनाने वाली ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि क्या है, हमारी नेफ्रॉन है, ठीक है। तो मैंने आपको देखो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बारे में तो बता दिया। तो जो देखो, अब ये बात नोट करना अपनी नोटबुक में, जिसमें भी आप नोट कर रहे हो, ठीक है, कि बोमेंस कैप्सूल जो है और ग्लोमेरुलस जो है, इनको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल या मेल्फिजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल या मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू मेल्फिजियन कॉर्पस्कल या मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। अब देखो, बोमेंस कैप्सूल जो है फिर वो आगे किसमें कॉन्टिन्यूड होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें कॉन्टिन्यूड होती है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जो है बता दिया है। अब देखो, जो पीसीटी है,
ठीक है। इसकी जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, ठीक है, वो किससे बनी होती है? वो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है। किससे? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और वहाँ पे जो है माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई, जो कि क्या करते हैं, पीसीटी का जो है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ताकि जो भी लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो कि क्या है अपना, वाटर है, यूरिया है, Na पॉजिटिव है, ग्लूकोज है, वो सब जो है क्या हो जाए, रीअब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, वो सब क्या हो जाए, रीअब्जॉर्ब हो जाए, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर वापस से चला जाए। तो पीसीटी में, तो पीसीटी किसकी बनी होती है? क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग से बनी होती है। ठीक है, इट इज देयर इज अ लाइनिंग ऑफ क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रीअब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी होने लगती है, रीअब्जॉर्प्शन फास्टर होती है। फिल्ट्रेट जो होता है ना पीसीटी के अंदर, फिल्ट्रेट मतलब कि देखो, आपने कभी जो है, देखो फिल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेट का मतलब वो पोर्शन हो गया ब्लड का जो कि लिक्विड पार्ट है। ठीक है, जो कि मतलब फिल्टर होके आ गया है पोडोसाइट सेल में से। जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो फिल्टर होके यहाँ पे आ गया है, किसके अंदर? बोमेस कैप्सूल के अंदर आ गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड को फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, अभी के लिए वो फिल्ट्रेट है, लेकिन लास्ट में जाके वो किस में बदल जाएगा? यूरिन में बदल जाएगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेट आ गया, और ऊपर इधर क्या रह गया? प्रोटीन्स और जितने भी हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेस है वो रह जाएंगे। ठीक है, तो यह लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड यानी कि हमारा फिल्ट्रेट आ गया। ठीक है, अब पीसीटी में जो फिल्ट्रेट है वो कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा। ये कैसे होता है? आइसोटोनिक, मतलब कि उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है वो सेम रहता है। कैसा रहता है? सेम रहता है, आइसोटोनिक रहता है ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, अब पीसीटी के बाद क्या आता है? अपना हेनले लूप आता है। हेनले लूप क्या है? एक यू शेप्ड पिन लाइक, यू शेप्ड जो है पिन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये किसके अंदर डिप कर रहा है? ये हमारा मेड्यूला के अंदर डिप कर रहा है। किसके अंदर डिप कर रहा है? मेड्यूला के अंदर। देखो ये लॉन्ग है ना, और जो कैसा है? लॉन्ग है, लंबा है। जो किडनी में जो आउटर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इनर वाले पोर्शन को रीनल मेड्यूला बोलते हैं। तो एक बार आप अज्यूम करके चलो कि अगर ये लॉन्ग है, ठीक है, अगर ये लॉन्ग है तो क्या ये रीनल मेड्यूला के अंदर डिप नहीं करेगा? करेगा ना। और जो अपना पीसीटी और डीसीटी है, ठीक है, ये शॉर्ट दिख रहे हैं हमको, ठीक है, ये छोटे दिख रहे हैं, तो ये किसके अंदर रहेंगे? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर रहेंगे। जो हमारा मेल्फिजियन कैप्सूल है, ठीक है, मेरा मेल्फिजियन कॉर्पस्कल है, यानी कि बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस जो है, ये भी किस में रहेगा? हमारा कॉर्टेक्स में रहेगा। तो कौन सा पोर्शन कॉर्टिकल रीजन में रहेगा? एक तो मेल्फिजियन कॉर्पस्कल यानी कि बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, ये किस में रहेंगे? हमारे रीनल कॉर्टेक्स में। और जो हमारा हेनलेस लूप है, ठीक है, ये किस में रहे? ये किस में हमारा डिप करेगा? मेड्यूला के अंदर थोड़ा सा जो है डिप करेगा। अब जो हेनलेस लूप का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो लिम्ब है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये वापस ऊपर जा रहा है। तो इस बार जो ऊपर जा रहा है इस लिम्ब को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग लिम्ब। इस लिम्ब को डिसेंडिंग लिम्ब, इस लिम्ब को असेंडिंग लिम्ब। देखो देखो अब क्या होगा? जो हेनलेस लूप है, इधर जो है ये वाला जो लिम्ब होएगा ना, डिसेंडिंग लिम्ब, ये परमिएबल होगा किसके? वाटर के। मतलब यहाँ पे जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। किसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। पानी जो है यहाँ से रीअब्जॉर्ब होएगा, मतलब वापस से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वाटर चला जाएगा यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो मतलब सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, और सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो यहाँ पे जो है कैसा मीडियम हो जाएगा? हमारा हाइपरटोनिक मीडियम की क्रिएशन हो जाएगी। और जैसे जैसे हाइपरटोनिक जो फिल्ट्रेट है अब वो ऊपर जाएगा इधर, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब में जाएगा। तो असेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल होता है किसके? सॉल्ट के। इम्परमिएबल होता है किसके? वाटर के। मतलब वो वाटर को रीअब्जॉर्ब अब नहीं करेगा, अब वो किसको रीअब्जॉर्ब करेगा? सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब इधर किसकी रीअब्जॉर्प्शन होने लगी? सॉल्ट की। मतलब जो सॉल्ट है Na पॉजिटिव जो है वो रीअब्जॉर्ब होने लग जाएगा। वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है, अरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने लग जाएगा जो सॉल्ट होगा। ठीक है, मतलब Na पॉजिटिव की जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन यानी कि सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी किसमें? असेंडिंग लिम्ब में। किसके? हेनले लूप के असेंडिंग लिम्ब में। अब देखो सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? सॉल्यूट जो है वो हमारे ब्लड, वो हमारे फिल्ट्रेट में से कम हो रहा है। मतलब सॉल्यूट जो है यानी कि सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट हो गया ना हमारा सॉल्यूट, वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट जो है अब वो कम हो रहा है फिल्ट्रेट में से, तो क्या बढ़ने लगेगा? सॉल्वेंट बढ़ने लगेगा, यानी कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। मतलब उसमें सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है,
हाइपोटोनिक हो गया यहाँ पे कैसा था हाइपरटोनिक, और असेंडिंग लिम्ब में कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कैसा था हमारा हाइपरटोनिक था डिसेंडिंग लिम्ब में, एंड असेंडिंग लिम्ब में कैसा हो जाएगा हाइपोटोनिक हो जाएगा फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट जो है वो किधर आएगा हमारा डीसीटी के अंदर आएगा। डीसीटी में क्या होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। कैसे होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में जो है अब Na पॉजिटिव का जो है क्या होगा रीएब्जॉर्प्शन होएगा, और वाटर का जो है क्या होएगा रीएब्जॉर्प्शन होएगा। किसके इन्फ्लुएंस में, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। जो Na पॉजिटिव है वो तो रीएब्जॉर्ब होएगा एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में, ठीक है, और जो वाटर है वो किसके प्रेजेंस में रीएब्जॉर्ब होएगा, एडीएच के प्रेजेंस में, जो कि क्या है अपना एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो कि कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अपना पोस्टीरियर रीजन होता है, ठीक है, वो रिलीज करेगा क्या, एडीएच हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होएगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, एंड Na पॉजिटिव का रीएब्जॉर्प्शन होएगा वो होएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कौन सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो भी एक तरीके के जो है हार्मोन है, जो कि कौन सिक्रीट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो उस जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी किडनीज जो होती है उसके टॉप पे प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो भी आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में डिफरेंशिएट होता है। तो जो उसका कॉर्टिकल रीजन होता है वो 3 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्टेरोन जो है उसमें एल्डोस्टेरोन आता है। तो एल्डोस्टेरोन जो है Na पॉजिटिव की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब Na पॉजिटिव यानी कि सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन में जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन और एडीएच हार्मोन जो है वो मेन रोल प्ले करेंगे किसमें, डीसीटी में। अब जो है अपना फिल्ट्रेट जो है किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो यूरिन का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। यूरिन जो है एसिडिक पीएच का होता है, 6 होता है उसका पीएच, 6 या 6.5 जो है उसका पीएच रहता है। अब यहाँ से जो मतलब अब डीसीटी से जो है अब क्या बन जाएगा, अपना यूरिन बन जाएगा। अब कलेक्टिंग सॉरी यूरिन तो जो है कलेक्टिंग ट्यूब के, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब जो है उसके बाद जो है अपना क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट है ना, यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन होएगी किसकी, वाटर की और कुछ सॉल्ट्स वगैरह की, ठीक है। और फिर लास्टली जो फिर फाइनली जो है हमारा जो है यूरिन की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो है मैंने आपको एक बेसिक और थोड़ा सा एडवांस, अगर आपको समझ आया तो इसको एडवांस भी आप कह सकते हो। थोड़ा सा मैंने आपको जो है फ्रेमवर्क बता दिया है किस टाइप से जो है सारा अपना प्रोसेस चलता है। अब हम बात करेंगे कि रीअब्जॉर्ब की यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, और अब मैंने जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हर एक पॉइंट को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यूरिया की फॉर्मेशन यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में क्या आएगा, यूरिया फॉर्मेशन कैसे होगी और फिर यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। तो जो है अब हमने इस वीडियो में जो है बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स तक जो है इसे शेयर करना। सो थैंक यू एवरीवन।